डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से एमए फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 6 की कक्षा में हमारा टॉपिक चल रहा है भुगतान संतुलन, जिसका पार्ट फर्स्ट हमने पिछली क्लास में किया था। आज हम ले रहे हैं पार्ट सेकंड। पिछली क्लास में हमने व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन में अंतर और चालू खाता किया था, और आज हम ले रहे हैं भुगतान संतुलन की मदों के अंतर्गत दूसरा खाता, और वह है पूंजी खाता, जिसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। जिस प्रकार वस्तुओं, सेवाओं तथा कुछ अन्य लेन देनों से चालू खाता बनता है, भुगतान संतुलन के पूंजी खाते के अंतर्गत हम विदेशी निवेश, ऋण, बैंकिंग पूंजी तथा मौद्रिक उद्देश्यों से स्वर्ण के आयात निर्यात को शामिल करते हैं। स्वर्ण के आयात निर्यात को शामिल करते हैं। विदेशी निवेश के अंतर्गत हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई और पोर्टफोलियो निवेश, जिसमें हम विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवेश, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स आदि को शामिल करते हैं। ऋण विदेशी सहायता, वाणिज्यिक उधार और व्यावसायिक ऋण के रूप में लिए जाते हैं। बैंकिंग पूंजी से मतलब अनिवासी भारतीयों से प्राप्त जमा राशियां तथा ऋण दायित्वों को इसमें शामिल किया जा सकता है। ये ऋण अल्पकालीन भी हो सकते हैं और दीर्घकालीन, और इन दोनों को अलग अलग दिखाया जाता है। विदेशी पूंजी प्राप्त करने वाले देश की स्थिति एक ऋणी देश के समान होती है, जबकि जो देश विदेशों में निवेश करता है उसकी स्थिति ऋण देने वाले देश की तरह यानी कि ऋणदाता देश के समान होती है। ऋण तथा पूंजी के व्यक्तिगत लेन देन ऋण तथा पूंजी के लेन देन व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, बैंकों के मध्य भी हो सकते हैं, और आधिकारिक ऑफिशियल भी हो सकते हैं। प्रत्येक देश का ये प्रयास होता है कि अगर चालू खाते में कोई अंतर है तो उसको विदेशी ऋण या पूंजी के निवेशों से पूरा किया जाए। और इस तरह से अगर चालू खाते में अंतर रहता है तो उसको विदेशी ऋण और पूंजी से पूरा करके उसको साम्य में लाने का प्रयास किया जाता है। अब इसको हम इस बैलेंस शीट के माध्यम से देखते हैं। भुगतान संतुलन का ये विवरण है, जिसमें हमने पहले कॉलम में लिया है मदें आइटम्स, दूसरे कॉलम में प्राप्तियां क्रेडिट्स, तीसरे कॉलम में भुगतान यानी कि डेबिट्स, और चौथा कॉलम है नेट। दोनों में अंतर को शो करता है। सबसे पहले भुगतान संतुलन के अंतर्गत हम चालू खाते को लेते हैं, जिसको हम करंट अकाउंट कहते हैं। इसमें सबसे पहला माल, जिसको हम दृश्य व्यापार के अंतर्गत लेते हैं। दूसरा यह शो करता है अदृश्य व्यापार को, जिसमें हम निम्न ABC बिंदुओं को शामिल करते हैं। ए बिंदुओं में आती है सेवाएं, जिसमें यात्रा, परिवहन, बीमा, सरकारी व्यय और विविध सेवाओं को शामिल करते हैं। दूसरा बी पॉइंट है अंतरण, ट्रांसफर्स, जिसमें हम ऑफिशियल यानी कि सरकारी और निजी अंतरण को यानी कि ट्रांसफर्स को शामिल करते हैं। और तीसरा है निवेश आय। इन तीनों को मिलाकर जो है वह अदृश्य व्यापार बनता है। तो चालू खाता जो है वह पहला बिंदु और दूसरा बिंदु, इन दोनों का योग माना जाता है। अब दूसरा पूंजी खाता, जो भी हमने देखा कैपिटल अकाउंट, जिसमें विदेशी निवेश पहला पॉइंट। दूसरा इसमें ऋण, जिसमें हम ऋण में हम ABC तीनों बिंदुओं को शामिल करते हैं।
और यह है विदेशी सहायता के रूप में, वाणिज्यिक उधार के रूप में और अल्पकालीन ऋण हो सकते हैं। फिर तीसरा बिंदु है बैंकिंग पूंजी, रुपया, ऋण सेवा और अन्य पूंजी। तो इस तरह से कुल पूंजी खाता जो है इन पांचों बिंदुओं को मिलाकर होता है, जिसको हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 के रूप में लिखते हैं। अब तीसरा बिंदु है भूल चूक का, एरर्स एंड ओमिशंस का। फिर डी में हम समग्र संतुलन लेते हैं, यानी कि ए, बी और सी तीनों को मिलाकर ओवरऑल जो बैलेंस बनता है उसको हम लेते हैं। और उसके बाद ई में हम मौद्रिक प्रवाह, मॉनेटरी मूवमेंट्स को लेते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विदेशी विनिमय की आरक्षित निधियों दोनों को शामिल किया जाता है। तो इस तरह से यह भारत के भुगतान संतुलन का विवरण हमें प्राप्त होता है। अब हम लेते हैं कि भुगतान संतुलन जो है वह सदा संतुलित रहता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज ऑलवेज बैलेंस्ड। भुगतान संतुलन सदा संतुलित रहता है। बही खाते के सिद्धांत के आधार पर चूंकि समस्त भुगतान समस्त प्राप्तियों के बराबर होने आवश्यक है, अतः भुगतान संतुलन में लेन देन साम्य की स्थिति में रहते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति का व्यय उसकी आय से अधिक हो जाए तो वह दोनों को संतुलित करने के लिए या तो पुरानी बचतों को काम में लेगा या फिर किसी से उधार लेगा, और इस तरह वह अपनी आय और व्यय को बराबर करता है। तो इसी प्रकार किसी देश की देनदारियां अगर उसकी लेनदारियों की अपेक्षा अधिक है तो वह इस घाटे की पूर्ति कई प्रकार से कर सकता है, जैसे एकत्रित विदेशी मुद्रा देकर, विदेशी ऋण लेकर, विदेशी सहायता लेकर, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं से वह सहायता प्राप्त कर सकता है, या स्वर्ण का निर्यात करके भी उसको वह पूरा कर सकता है। इनमें से कोई भी उपाय वह कर सकता है, या अन्य किसी उपाय को किसी अन्य उपाय के साथ मिलाकर भी वह अपने इस घाटे को पूरा कर सकता है। अब भुगतान संतुलन में असाम्य की स्थितियां कई बार उत्पन्न हो जाती हैं। भुगतान संतुलन में चालू खाते का संतुलित होना, अर्थात विदेशी ऋण, पूंजी अथवा स्वर्ण के आयात निर्यात के बिना ही संतुलन स्थापित हो जाना वास्तविक संतुलन समझना चाहिए। यानी कि विदेशी ऋण अथवा पूंजी स्वर्ण के आयात निर्यात के बिना ही अगर चालू खाता संतुलित रहता है तो वो वास्तविक संतुलन कहलाता है। पूंजी खाते के अंतर्गत पूंजी, ऋण तथा स्वर्ण के आयात निर्यात के द्वारा कुल लेन देन बराबर कर दिए जा सकते हैं, किंतु ऐसा संतुलन अवास्तविक होता है क्योंकि इसके अंतर्गत भी एक असाम्य विद्यमान होता है। यानी कि हम जो भुगतान संतुलन में असाम्य क्या हो रहा है, असाम्य अब भुगतान संतुलन में असाम्य होने के कई कारण हो सकते हैं। क्यों भुगतान संतुलन में हम जानते हैं कि दो तरह के व्यापार शामिल हैं, एक तो दृश्य व्यापार शामिल है और एक अदृश्य व्यापार शामिल है। एक पक्षीय भुगतान शामिल है और प्राप्तियां शामिल हैं। यदि किसी कारणवश इन मदों के अंतर्गत किसी देश की देनदारियां और लेनदारियों में अंतर उत्पन्न हो जाए तो भुगतान संतुलन में असाम्य उत्पन्न हो जाता है। यदि लेनदारियों की अपेक्षा देनदारी अधिक है तो भुगतान संतुलन उस देश के विपरीत हो जाता है। अब वस्तुओं को जो आयात निर्यात है वो भुगतान संतुलन की एक प्रमुख मद है। जैसा कि हमने पहले देखा, किसी देश के आयात
उसके निर्यातों से अधिक होने पर व्यापार संतुलन उसके प्रतिकूल हो जाता है, जिसका प्रभाव भुगतान संतुलन पर पड़ता है। निर्यातों में कई कारण हो सकते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इन वस्तुओं की जो है मांग, बाजार में मांग कम हो जाए या उनके मूल्यों में वृद्धि हो जाए या देश में इनके उत्पादन में कमी हो जाए तो निर्यातों में कमी हो सकती है। और आयातों में वृद्धि भी कई कारणों से हो सकती है कि देश में निरंतर अगर कमी की स्थिति है, औद्योगिक विकास हेतु आवश्यक है, तो आयातों में भी निरंतर वृद्धि हो सकती है। तो जब आयात ज़्यादा हो और निर्यात कम हो तो व्यापार असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। अदृश्य मदों के अंतर्गत यदि आय कम है यानी कि प्राप्तियां कम है और भुगतान ज़्यादा है तो भुगतान संतुलन विपरीत हो जाता है। जैसे विदेशों को भेजी जाने वाली ब्याज की राशि, लाभांश की राशि, यात्रा, परिवहन, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, दूतावासों आदि के अंतर्गत किए जाने वाले भुगतान प्राप्तियों की अपेक्षा कम होने पर चालू खाते में भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। अगर यानी कि हम भुगतान ज़्यादा कर रहे हैं और प्राप्तियां हमारी कम हैं तो क्या होगा, भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाएगा। हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू RF माइनस PF, जहाँ B का मतलब है भुगतान संतुलन, RF का मतलब है विदेशी प्राप्तियां, विदेशों से प्राप्तियां, और PF का मतलब है विदेशों की कुल देनदारियां। यानी कि अगर B जो है वो 0 है तो इसका मतलब भुगतान संतुलन जो है वो साम्य की स्थिति में है, और अगर RF इज ग्रेटर देन PF तो भुगतान संतुलन अनुकूल होता है। और इसके विपरीत अगर RF इज लेस देन PF तो इसका मतलब भुगतान संतुलन प्रतिकूल स्थिति में होता है। अब भुगतान संतुलन में जो असमानता है, जो असाम्य है, उसके भी कई प्रकार होते हैं। तो आज हम इतना ही रखते हैं, उन प्रकारों को हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।